Hello students, we were discussing general organic chemistry UC. In the previous video we have completed the electronic effect, hyperconjugation, resonance and inductive effect. So today we are going to discuss another important topic and one of them is aromaticity. ये एक अच्छा टॉपिक है, ठीक है, ये आपको आना चाहिए। एरोमेटिसिटी मतलब कि हाउ डू यू नो दैट अ गिवन मोलिक्यूल इज एरोमेटिक, कैसे आपको पता है एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या होमो एरोमेटिक है, ये सारे टाइप होते हैं एरोमेटिसिटी के। सो हाउ विल यू कंसिडर दैट बेंजीन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। हमने तो बस आपको एक बताया था क्लासिफिकेशन में कि यहाँ पर जब बेंजीनोइड सिस्टम होगा तो एरोमेटिक, बेंजीनोइड ऑलरेडी एरोमेटिक होती है, उसके जैसे सारे एरोमेटिक हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन बेंजीन ही एरोमेटिक क्यों हुआ या अदर मॉलिक्यूल भी एरोमेटिक हो सकते हैं क्या, वो सब यहाँ पता लगेगा, ठीक है बेटा। तो एरोमेटिसिटी में आपको केवल एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक तक भी मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए पहला पार्ट होता है एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड, इसको ध्यान से देखना, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। एक तो कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक स्ट्रक्चर हो उसकी, ठीक है। दूसरा उसके पास साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। ऑल एटम्स या मेंबर बोलते हैं ना रिंग में, ऑल मेंबर्स क्या होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, ठीक है। प्लेनर मॉलिक्यूल हो, प्लेनर ही आएगा जब sp2 है, तो ये सारी कंडीशन वहां अप्लाई होगी, ठीक है। सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे हकल, उसको हकल्स रूल के नाम से भी जानते हैं, इनके जो रूल हैं हकल के, डी बाई हकल इनका नाम था। तो हकल जो है, हकल ने क्या बताया, हकल ने कहा कि कैसे आप पहचानोगे एरोमेटिक कंपाउंड है कि नहीं है, ठीक है ना। कैसे आप पहचानोगे कि एरोमेटिक कंपाउंड है कि नहीं है। तो उन्होंने एरोमेटिक कंपाउंड के लिए एक फॉर्मूला बताया, ठीक है। सबसे पहले तो साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लिक रेजोनेंस, ऑल एटम्स आर sp2 प्लेनर मॉलिक्यूल एंड p ऑर्बिटल इज मस्ट, यानी कि सभी मेंबर्स के पास p ऑर्बिटल भी होना जरूरी है। अगर p ऑर्बिटल नहीं है तो वो एरोमेटिक नहीं बन पाएगा, ठीक है। चाहे वैकेंट हो, चाहे यूज्ड हो, चाहे अनयूज्ड हो, लेकिन p ऑर्बिटल होना जरूरी है, ठीक है। तो हकल रूल ने सबसे पहले हकल के अकॉर्डिंग हमने यूज किया काउंटिंग ऑफ p ऑर्बिटल, सॉरी काउंटिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये काउंट करना सीखना पड़ेगा, ठीक है, काउंटिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले काउंटिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कर लीजिए। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया सिंपली बेंजीन, जिसको हम एरोमेटिक मानते हैं, हमने आपको केवल ये बताया कि बेंजीन एरोमेटिक होता है। तो पाई इलेक्ट्रॉन टोटल, पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, पाई इलेक्ट्रॉन टोटल 6। तो हगल ने कहा एरोमेटिसिटी के लिए अगर 4n+2 को इक्वल टू रखोगे पाई इलेक्ट्रॉन के, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसको 4n+2 के इक्वल रखेंगे, इक्वेट करेंगे, एंड इफ n इज अ इंटीजर 0 1 2 3 ये आता है, ठीक है। तो क्या बनेगा, ये एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा, एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजीन के लिए कर लेते हैं, 4n+2 इक्वल टू टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन 6, तो 4n+4 एंड n=1 एरोमेटिक, ठीक है। ये रूल होता है, ठीक है, इस तरीके से रूल बनता है। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से हमको एरोमेटिक कंपाउंड चेक करते हैं। अच्छा, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करना थोड़ा सा टिपिकल है, एक बात आप मेरी याद रखेंगे, बस मैं एक कुछ एग्जांपल यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, और उसके बेसिस पर आप याद रखना, वरना दिक्कत हो सकती है आपको बहुत ज़्यादा, ठीक है। मैं 2 एग्जांपल आपको यहाँ बनाऊंगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर पहला एग्जांपल है
अच्छा ये तो गलत हो गया, इसको तो चलो इसको भी बना लेते हैं। ये 3 एग्जांपल है बेटा आपके पास, ठीक है। इसमें क्या है कि बोरोन यहाँ पर ये बोरोन ये देखो सारे एटम, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, आप चेक कर लेना, ये भी और बोरोन भी सारे sp2 हाइब्रिडाइज है। लेकिन इसमें अगर हम 4n + 2 इक्वल्स टू रखूं, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, तो कितना आएगा 4n + 2 n = ½ ठीक है। तो ये एरोमेटिक नहीं है, ठीक है, ये एग्जांपल हमारा गलत होगा, ये एरोमेटिक तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं लगाता हूँ कि फर्स्ट एग्जांपल था, सॉरी फर्स्ट ये था, सेकंड, अब ये थर्ड एग्जांपल के लिए मैं कर रहा हूँ। देखो थर्ड एग्जांपल में ये sp2 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 और जैसे ही कोई एटम जिसके पास लोन पेयर है और वो sp2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ था तो वो sp2 हाइब्रिडाइज हो जाता है, ठीक है, बैक बॉन्डिंग की वजह से। तो क्या होगा कि यहाँ एक लोन पेयर है तो ये भी काउंट होगा, ठीक है, ये भी काउंट होगा और n यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज होगा, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। भले ही यहाँ पर n हमको क्या दिखाई दे रहा है sp3 दिखाई दे रहा है, लेकिन ये sp2 हाइब्रिडाइज है। रीजन कि ये जो इसके ऑर्बिटल हैं इसमें बैक बॉन्डिंग में यूज है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन, ये जो लोन पेयर इसका यूज दिखाई दे रहा है, ये बैक बॉन्डिंग में इसके p ऑर्बिटल में यूज है, ठीक है। इसको मैं बता दूंगा किसमें अलग से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा वैसे हाई लेवल का एग्जांपल भी है, लेकिन ये आप याद रखेंगे वेयर एनी एटम व्हिच हैज लोन पेयर इज अटैच्ड टू द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन देन इट विल आल्सो बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, वो भी sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये भी sp2 है, एक तो पहली कंडीशन जो कि साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर रेजोनेंस चल सकता है, साइक्लिक रेजोनेंस चल सकता है, ठीक है। एटम्स आर sp2 हो गया, प्लेनर हो जाएगा, सारे एटम sp2 हो गए। p ऑर्बिटल, n के पास p ऑर्बिटल होता ही है, ठीक है, p ऑर्बिटल। तो अब यहाँ पर 4n + 2 पाई लगाएं, 4n + 2 टोटल 1 2 3 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे काउंट होंगे और n की वैल्यू फिर से बनाएगी और ये आपका एरोमेटिक हो जाएगा। n की वैल्यू फिर से बनाएगी और ये आपका एरोमेटिक हो जाएगा। फिर अगेन एग्जांपल नंबर 4 के अंदर 4n + 2 टोटल पाई इलेक्ट्रॉन 2 तो 4। अच्छा क्या यहाँ पर रेजोनेंस चलेगा? बिल्कुल चलेगा, ठीक है। क्या सारे sp2 हैं 1 2 3, ये भी sp2 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 और इससे जुड़ने वाला भी sp2 क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा पाई p इलेक्ट्रॉन्स है जो कि बैक बॉन्डिंग में यूज है, ठीक है। sp2 देख लो आप, एक तो चार्ज हो गया, एक तो ये वाला इलेक्ट्रॉन हो गया, दो ये हो गए, ठीक है भैया। ये है यहाँ हालत, तो इसको आप sp2 नहीं बताओगे, 1 2 3 काउंट आएगा जो फॉर्मूला आपको बताया, तो 3 काउंट आने के बाद sp2 हो गया। तो सारी चीजें फॉलो होगी, साइक्लिक स्ट्रक्चर होगी, साइक्लिक रेजोनेंस, सारे sp2 हो गए, प्लेनर मॉलिक्यूल हो गया, p ऑर्बिटल हो गया। तो यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो 4n = 4 n = 1, ये भी एरोमेटिक होगा। तो इस तरीके से एरोमेटिसिटी निकलती है, ठीक है। इसको बहुत ही ज्यादा और भी इसके टिपिकल एग्जांपल बन सकते हैं, बट अभी इस लेवल पर आप इतना ही कर लें वो भी काफी है, ठीक है। तो ये तो था एरोमेटिक के बारे में, ठीक है बेटा। अच्छा कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते, जो 4n + 2 को फॉलो नहीं कर रहे, तो वो क्या फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो क्या फॉलो कर रहे हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल मैं छोड़ दे रहा हूं जो इसको फॉलो नहीं कर रहा है। देखो ये इसको नहीं फॉलो कर रहा तो किसको फॉलो करेगा? हगल ने बताया अगर कोई 4n पाई इलेक्ट्रॉन यूज कर, 4n = पाई इलेक्ट्रॉन को यूज कर लेता है, ठीक है। ये तो एरोमेटिसिटी बताई थी हमने, ठीक है, ये तो एरोमेटिसिटी बताई थी, ये खत्म हो गया। अब यहाँ लिख देना, ठीक है। 4n = पाई इलेक्ट्रॉन करेगा तो वो क्या होगा? एंटी एरोमेटिक, ठीक है, एंटी एरोमेटिक। इसको करेगा 4n = 4 n = 1, यहाँ n की वैल्यू इंटीजर आ जाएगा, ठीक है बस। तो क्या आएगा?
एंटी एरोमेटिक आ गया। ये वाला कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है, एरोमेटिक नहीं था, क्या है, एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर एरोमेटिसिटी के अंदर 4 चीज मुझे बतानी थी, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, दोनों में 2 मैंने बता चुका हूं। अब आएगा नॉन एरोमेटिक, फिर आएगा होमो एरोमेटिक। ठीक है बेटा, अब ये जो एंटी एरोमेटिक है ये मैंने बता दिया। ठीक है, इसको मैं रद्द कर देता हूं, अब नॉन एरोमेटिक चलेगा। ठीक है, हकल रूल है, सारा हकल रूल ही है। हकल ने ही ये बताया कि कैसे पता लगेगा कि कौन एरोमेटिक है कौन नहीं है। ठीक है, यहां चल जाएगा नॉन एरोमेटिक। सिंपल सी बात है, नॉन एरोमेटिक में कुछ भी चीज फॉलो नहीं होगी। ठीक है, कुछ भी चीज फॉलो नहीं होगी। उससे पहले एक चीज और कर लेता हूं, एक चीज और कर लेते हैं। एरोमेटिक में आप लिखोगे यहां पर, एरोमेटिक के लिए मैं एक ही रूल, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन वेयर n होल नंबर, 0 से लेकर कुछ भी, लेकिन कंप्लीट होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, एक तो ये तो हो गया आपका एरोमेटिक कंपाउंड के लिए। फिर यहां पर एंटी एरोमेटिक के लिए मैं लिखूंगा, एंटी एरोमेटिक में भी सारी चीजें वही होंगी, साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है, साइक्लिक रेजोनेंस, ऑल एटम्स sp2 जितने भी मेंबर हैं, प्लेनर मॉलिक्यूल, p ऑर्बिटल वैकेंट। ठीक है, लेकिन ये क्या करेगा, 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा, जहां n की वैल्यू 1 से लेकर कुछ भी हो सकती है, इंटीजर होनी चाहिए। ठीक है, ये एंटी एरोमेटिक का था। अब नॉन एरोमेटिक में क्या होगा कि नॉन एरोमेटिक में इन दोनों में से कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, देख लो, नॉन एरोमेटिक, इस पे रूल नहीं मैं लिखूंगा क्योंकि इसका रूल है ही नहीं कोई। ये एक ऐसा है कि इन दोनों में किसी एक रूल को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, इसका मैं डायरेक्ट एग्जांपल बताता हूँ। ये होगा, जरा ध्यान से देखना, sp2 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 और ये b, ये तो ऑलरेडी sp2 है, लेकिन ये sp3, यही पॉइंट आ गया। अब ये नॉन एरोमेटिक है, ना तो एंटी एरोमेटिक है ना एरोमेटिक है, तो ये कहां कहां होगा, नॉन एरोमेटिक, एज इट इज sp2 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 sp2। इसका एक लोन पर बैक बॉन्डिंग में यूज होगा, तो 1 2 3 काउंट आया, तो ये भी sp2, लेकिन यहाँ sp3। ठीक है, तो ये फिर से नॉन एरोमेटिक होगा। तो ये है, मतलब वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देगा। ठीक है, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देगा। ये आ गया आपके नॉन एरोमेटिक। अच्छा, होमो एरोमेटिक के बारे में मैं आपको कुछ नहीं बता रहा हूं। होमो एरोमेटिक के बारे में केवल एक चीज बता रहा हूं, ऑलमोस्ट एरोमेटिक, लगभग एरोमेटिक होंगे। ठीक है, केवल एक सिंगल पॉइंट फॉलो नहीं होगा, एक सिंगल पॉइंट फॉलो नहीं होगा, अदरवाइज सारी चीजें फॉलो हो जाएंगी। ठीक है, उनको होमो एरोमेटिक बोल सकते हैं। ठीक है, इन्हीं के जैसे होते हैं। ठीक है,
चलिए, तो ये एरोमेटिसिटी थी। अब इसमें आप जरा या इनको पार्शियली एरोमेटिक बोल सकते हैं, पार्शियली एरोमेटिक। ठीक है, अब इसमें जरा कुछ एग्जांपल है बेटा, ये आप करके देखना और फिर बताना। एंटी एरोमेटिक हो, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक, इनमें से क्या है? ये 3 एग्जांपल आपके लिए प्रस्तुत हैं, करने आपको खुद ही है, मैं नहीं कराऊंगा। ठीक है, ये एग्जांपल आप कर लेना। चलिए, तो ये तो था बेटा एरोमेटिसिटी के बारे में। अभी इस चैप्टर में एक चीज छूटी है कि जब हम रिएक्शन का मैकेनिज्म की डिस्कस कर रहे थे, स्केलेटन ऑफ रिएक्शन, उसमें अटैकिंग स्पीशीज में हमने इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल यूज किया था, और रिएक्टिव स्पीशीज रिएक्टेंट्स के अंदर हमने बताया था कि क्या स्पेशल चीज हो सकती है। फिर कैटलिस्ट तो चलो है ही, फिर वहां पर एक बीच में एक चीज बनती है इंटरमीडिएट, वो हमको डिस्कस करना है। ठीक है, चलिए, मे बी इट इज द लास्ट क्लास ऑफ द जीओसी, लास्ट क्लास हो सकती है आपकी। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। देखो बेटा, रिएक्शन थी, कैसे हो रही थी? रिएक्टेंट प्लस अटैकिंग स्पीशीज, यहां बना था इंटरमीडिएट, फिर ये स्प्लिट हुआ था प्रोडक्ट में। तो ये 1 2 3 चीजें हमने डिस्कस की थी, इंटरमीडिएट डिस्कस नहीं किया था, तो आज आप पढ़ पाएंगे इंटरमीडिएट्स। कितने टाइप के हो सकते हैं, कितने टाइप के आपको पढ़ने में बता रहा हूं। सबसे पहला कार्बोकैटायन, या इसको बोलते हैं कार्बोनियम आयन। ठीक है, दूसरा कार्बन आयन, ये होता है C+, ठीक है, ये होता है C नेगेटिव। तीसरा होता है कार्बन फ्री रेडिकल, इसके ऊपर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। चौथा होता है कार्बीन, जिसके ऊपर एक लोन पेयर होता है। ठीक है, नाइट्रीन भी यहीं से बताया, वो नाइट्रोजन केस है, लेकिन हमको पढ़ना कार्बन का है, तो हमने 4 कार्बन ये कर दिए। हमको 3 पढ़ना, चौथा हमें पढ़ना नहीं है। चौथा आपका 12th में एक जगह यूज होगा, मैं आपको बता दूंगा बस। ठीक है, चलिए, तो कार्बोकैटायन के बारे में पढ़ते हैं। कार्बोकैटायन बेटा C पॉजिटिव का बनता कब है? हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन होगा। ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वॉज प्रेजेंट, वहां प्रेजेंट था, इसलिए कार्बन के इलेक्ट्रॉन लेकर के भाग गया, तोड़ करके भाग गया। ठीक है, इसके बाद पढ़ लेते चलिए इसको। कार्बोकैटायन देखिए, सपोज CH3 था, CH4 था, ठीक है, और मैंने इसको CH3 में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, पॉजिटिव, एक हाइड्रोजन यहां से चला गया, या आप इसको बोल लीजिए, मैं आपको सही तरीके से करके बताता हूं। ये रहा CH3Br, और इसको भी और सही तरीके से करके बताता हूं, CH3 ये। तो यहाँ ये बॉन्ड पोलर है, हल्की से एनर्जी मिलती है, Br निकल के बाहर, तो बनेगा क्या? C के पास प्लस आएगा, Br नेगेटिव लेकर के भाग गया। अब हमको यहाँ क्या चेक करना है? एक तो इसका हाइड्रोजन, ये sp3 है, 1 2 3 4 काउंट आ रहा है, यहाँ 3 काउंट है, ये sp2। तो जितने भी कार्बोकैटायंस होंगे, दे आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड दे आर ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, कैसे? ये देख लीजिए, C+
तो ये sp3 ट्राइगोनल प्लेनर हो जाता है, ये 3 हाइड्रोजन ऐसे रहेंगे। ये तो इस एग्जांपल की बात है, और भी होंगी, वो भी मैं बताऊंगा। ये होगा ट्राइगोनल प्लेन रहेगा और एंगल रहेगा इसका ये 120 डिग्री। ठीक है, अगर ये तीनों सारी चीजें इक्वल है, हाइड्रोजन 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 ही है, तो बल्कि ग्रुप है तो थोड़ा सा स्लाइटली कम या ज्यादा एंगल हो सकता है, तो 120 डिग्री होगा। ये होगा कार्बोकैटायन। ठीक है, अब यहाँ यहाँ तक आप इसको नोट कीजिए, फिर कार्बोकैटायन की कैटेगरी स्टार्ट करेंगे आप। ठीक है, चलिए इसको बोलते बेटा डिग्री ऑफ कार्बोनियम आयन, लिख देता हूँ कार्बोकैटायन की वजह से बात। कार्बोनियम आयन और कार्बोकैटायन एक ही बात होती है। ठीक है, देखिए एक तो होता है मिथाइल कार्बोकैटायन, इसकी स्ट्रक्चर होती है बेटा ये C+ हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, दूसरा होता है आपका 1 डिग्री प्राइमरी कार्बोकैटायन। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर होती है बेटा ये C, एक अल्काइल चेन लगी होगी किसी ना किसी बॉन्ड में, 3 में से एक, ये 1 डिग्री। तीसरा आता है बेटा आपका सेकेंडरी कार्बोकैटायन। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या होगा, इसमें कहीं ना कहीं 2 बॉन्ड के ऊपर आपका अल्काइल चेन हो जाता है। ठीक है, थर्ड है आपका टर्शियरी कार्बोकैटायन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा तीनों बॉन्ड के ऊपर अल्काइल चेन अटैच्ड होगी। ठीक है, तीनों बॉन्ड के ऊपर अल्काइल चेन अटैच होगी। तो ये आपके कैटेगरी ऑफ कार्बोकैटायन आ गए। अब ये जो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, इनका कुछ रिलेशन है। ठीक है, वो हमको चेक करना है। समझ आ रहा है, कार्बन के पास 3 बॉन्ड, तीनों में हाइड्रोजन तो 0 डिग्री मान सकते हो उसको, या मिथाइल बोलते हैं उसको। ठीक है, सिंपल 0 डिग्री में कुछ नहीं होता, इसलिए मिथाइल होते हैं, क्योंकि 0 तो कोई डिग्री नहीं होती है। 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, ये सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो अल्काइल चेन है ये एक कार्बन का भी हो सकता है और ज्यादा कार्बन का भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस कार्बन के साथ एक कार्बन का बॉन्ड बनना जरूरी है अगले में। ठीक है, चलिए, तो यहाँ अब हमें क्या चेक करना है, यहाँ एक चीज चेक होती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन हमें चेक करना है। तो इसके अंदर क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन क्यों चेक करें सर, आप ये बताओ। अब ये चीज पढ़ा भी रहे हो, क्या रीजन है इसका बेटा, हमने अभी आपको एक चीज बताई थी इंटरमीडिएट, इस चीज को लिख लेना कहीं। ठीक है, और यहां लिखना मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट विल कॉज द प्रोडक्ट बहुत सारे बनेंगे। अगर इंटरमीडिएट एक से ज्यादा बने हैं, एक कम स्टेबल है, एक ज्यादा स्टेबल वाला है, कोई दिक्कत नहीं, प्रोडक्ट दोनों बनेंगे, लेकिन अच्छा प्रोडक्ट कौन सा होगा, जो स्टेबल इंटरमीडिएट से बनता हो। तो हमें फॉलो क्या करना है, सब चीजें भूल के मोस्ट स्टेबल पे जाओ, बस बात खत्म करो। वही सबसे ज्यादा इल्ड मतलब सबसे ज्यादा परसेंटेज में वही कंपाउंड बनेगा। देखो जैसे मैं आपको बताऊं कि मैंने A+B किया और मेरा एक C इंटरमीडिएट बना, और फिर ये B C बना था और यहाँ एक F भी बना था, दोनों बने थे, लेकिन C मेरा ज्यादा स्टेबल था, F नहीं था, तो मैंने C को लेकर के प्रोडक्ट बना लिया, F को ऐसे छोड़ दिया। बनेगा F से भी, लेकिन उसको मेजर नहीं करेंगे, वो 1-2% बनेगा, ये 98% बनेगा, तो क्यों ना मैं ये वाला, ये है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन मैं बता रहा हूं, देखिए
थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये चीजें हैं। अब यहां से लेकर मैंने यहां तक ये लिख दिया। स्टेबल, सर स्टेबल कैसे होगा? ये तो प्लस है, इसके पास तो चार्ज है, इसके पास स्पेशल चीज है ना प्लस, ये माइनस की तरफ भागेगा तो स्टेबल तो है नहीं। तो माइनस की तरफ भागने से इसे रोकना है, रोकना नहीं रोकना, रोकेंगे कैसे? हमें कुछ नहीं करना, हमें यहाँ देखना कि कौन सबसे ज्यादा आराम से बैठ सकता है, कौन सबसे ज्यादा तेजी से माइनस की तरफ भागेगा। भैया ये जो प्लस है इसको कैसे भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, इसको किसी तरह न्यूट्रल किया जाए। तो हाइड्रोजन आपको क्या दे सकता है? बहुत कम इंडक्टिव इफेक्ट देता है हाइड्रोजन, ना के बराबर, जीरो। लेकिन ये जो अल्काइल चेन है आपको पता है इंडक्टिव इफेक्ट प्रोवाइड कराता है। ये जो है ये इंडक्टिव इफेक्ट प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। ये जो है ये 3 इंडक्टिव इफेक्ट प्रोवाइड कराएगा। तो जो ज्यादा से ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट प्रोवाइड करा दे तो वो क्या करेगा? वो इस प्लस को सेटिस्फाई इस प्लस को सेटिस्फाई कर देगा। क्यों? क्योंकि थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट इट इज इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट दिस C प्लस। कार्बन प्लस के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने का मतलब प्लस को कम कर रहा है। तो सबसे ज्यादा कम कौन कर पा रहा है? ये। तो सबसे ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट कौन सा है? ये। तो ये दो, सबसे ज्यादा ये, उसके बाद ये, और उसके बाद ये, और सबसे कम ये। तो मिथाइल से ज्यादा 1 डिग्री, से ज्यादा 2 डिग्री, से ज्यादा 3 डिग्री। ये इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर आता है। तो यानी कि यहां लिखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन कैटायन ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, ये क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन कैटायन इज मोस्ट स्टेबल। तो आपको इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, समथिंग जो भी लग सकता होगा आप लगाएंगे, ठीक है। यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट लिखवा रहा है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कंजुगेशन बता सकते हो। यहाँ हाइपर कंजुगेशन नहीं है, यहाँ R की वजह से R को डिफाइन करना पड़ेगा सर। अगर CH3 है तो 3 मिल जाएंगे फर्दर, ठीक है, वो डिपेंड करेगा। तो ये था आपका कार्बोकैटायन का क्या स्टेबिलिटी होगा, ठीक है। चलिए, तो अभी कार्बोकैटायन का ही चलेगा, कार्बन का, और फ्री रेडिकल का भी बता सकते हैं इसमें। चलिए अब इसको नोट कीजिए फटाफट, फिर मैं आपको कार्बोकैटायन का भी कराता हूँ। चलिए, दूसरा इंटरमीडिएट होता है बेटा आपका, दूसरा कार्बन आयन, ठीक है, जो कि होता है C नेगेटिव। ये भी बनता है होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन से, होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन, ठीक है। और यहां पर क्या था? कार्बन वॉज द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन वॉज द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तभी तो कार्बन ने ये दिया होगा, H ही मान लो, ये प्लस लेकर के निकल गया, यहाँ मान लो रिजल्टेंट क्या है? CH3 नेगेटिव और H पॉजिटिव, ठीक है। चलिए, अब यहाँ भी डिग्री होती है, एक तो आपका ये होगा, फिर आपका ये होगा, फिर आपका ये होगा, फिर आपका ये होगा। अब इनके नाम आपको पता लग ही गए, मिथाइल कार्बोनियम कार्बोनाइन, प्राइमरी कार्बोनाइन, सेकेंडरी कार्बोनाइन, टर्शरी कार्बोनाइन। इस बार पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव है। अब नेगेटिव को कौन स्टेबलाइज करेगा भाई? मैं कह रहा हूं कि नेगेटिव को स्टेबलाइज कैसे करोगे? स्टेबिलिटी पढ़ लो इसकी। तो स्टेबिलिटी क्या? अब ये तो इसको नेगेटिव ही दे सकते हो, इसको और ज्यादा नेगेटिव दे सकते हैं, और ज्यादा नेगेटिव दे सकते हैं, और ज्यादा नेगेटिव दे सकते हैं, और तो ज्यादा नेगेटिव दे रहे हैं तो और ज्यादा अनस्टेबल बना रहे हैं। तो स्टेबिलिटी मिथाइल में सबसे ज्यादा होगी, मिथाइल कार्बोकैटायन में मिथाइल C नेगेटिव, फिर 1 डिग्री में उससे कम होगी, 2 डिग्री में उससे कम होगी, 3 डिग्री में सबसे कम होगी। क्यों? हमको तो माइनस भगाना था, भगाने की बजाय हम माइनस बढ़ा रहे हैं, तो स्टेबिलिटी बढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया।
एज इट इज थर्ड कार्बन फ्री रेडिकल सी डॉट कैसे बनता है? ये बनेगा बेटा होमोलाइटिक कोएफिशिएंट से। ये हेटेरोलाइटिक है, होमो लिख दिया हमने, गलती कर दी है, सही कर लेना। तो ये बनेगा होमोलाइटिक कोएफिशिएंट से, होमोलाइटिक कोएफिशिएंट, ठीक है। और बॉन्ड वाज ब्रोकन इक्वली, ठीक है। जैसे कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो हाफ एरो यहाँ डॉट क्या बनाएगा CH3 डॉट प्लस CH3 डॉट। चलिए इसको लिख लेते हैं, ये इंटरेस्टिंग है। ये हो गया। तो इसमें क्या है बेटा, यहाँ स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे? क्या लगे सर माइनस बढ़ा रहे थे अनस्टेबल हो गया, प्लस में माइनस बढ़ाया तो स्टेबल हो गया। अब यहाँ ना तो प्लस है ना माइनस है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन को माइनस मान के चलते हैं, तो यानी कि हम माइनस बढ़ाएंगे तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से सोचिए, इसकी स्टेबिलिटी जो चेक करनी है ना बेटा आपको, ठीक है, वो ऑक्टेट के बेसिस पे करते हैं। कहते सर ऑक्टेट कैसे? भैया ऑक्टेट ऐसे कि कार्बन के पास यहाँ फिलहाल इस कंडीशन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2, 2 4, 2 6 और 1 7, 7 जगह 7 ही है। तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि इसको नेगेटिव डेंसिटी चाहिए। तो जो ज्यादा दे देगा वो क्या कर देगा? स्टेबल कर देगा। तो सबसे ज्यादा कौन देगा? टर्शियरी देगा, फिर उसके बाद सेकेंडरी देगा, उसके बाद प्राइमरी देगा, उसके बाद कोई नहीं देगा। तो ये तो हो गया मिथाइल फ्री रेडिकल, उसके बाद प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शियरी। तो ये इनस्टेबिलिटी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये करते थे। तो आज आई थिंक मैंने सारे कंसेप्ट आपको बता दिए। जो कोई छूटा होगा तो आप पूछ लेंगे, मेरे ध्यान दिला देंगे, मैं बता दूंगा। और आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें। इस चैप्टर के सारे NCERT क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इतने कंसेप्ट मैंने आपको बताए, लगभग इसके 20 वीडियो बन चुके हैं चैप्टर, ठीक है। चलिए बेटा, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।